अच्छा, ये सेल टैक्स का न्यूमेरिकल हम स्टडी कर रहे थे। इसका हमने जो है वो आउटपुट टैक्स के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने स्टार्ट किया था कि हमने सबसे पहले आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमने टैक्सेबल सप्लाईज जो है वो अपनी स्टार्ट की थी। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने 15 जो है वो स्टडी की थी कि टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर जो ये 15 है ये किस हिसाब से आएंगी। उसका मैंने एक प्रॉपर आपको फॉर्मेट जो है वो एक्सप्लेन किया था। आज जो है वो ये टैक्सेबल सप्लाईज का रिमेनिंग हिस्सा है। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर ये सारी जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो मज़ीद आ सकती हैं। ठीक है, जिनको हमने आज स्टडी करना है। उसमें सबसे पहली है सप्लाईज टू टीचिंग हॉस्पिटल। अब इसमें टीचिंग हॉस्पिटल का जब जिक्र होगा तो कंसिस्ट ऑफ 200 बेड। तो इसमें जो है वो आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन में उसने जो है वो आपको दिया हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर तो सवाल में ये लिखा होगा कि जी सप्लाईज टू टीचिंग हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ 200 बेड, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर जो रेट चार्ज होगा वो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स चार्ज होगा कितना, 17%। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाईज होंगी इसकी, यहाँ पर आप वैल्यू ऑफ सप्लाईज लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17% को, और जो आंसर आएगा वो आंसर इधर आप जो है वो आउटर कॉलम में ले आएंगे। बात समझ आ गई कि जो आपके पास जो है वो इसकी सप्लाईज की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 17% चार्ज करेंगे और जो आंसर आएगा वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लाईज अंडर इंटरनेशनल टेंडर। अगर आपने जो है वो किसी किस्म की सप्लाईज की है अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है, कोई आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था उसके अंडर आपने जो है वो ये चीज़ें सप्लाई की हैं, तो उस पर भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स होगा 17%। तो जो उसकी वैल्यू होगी उसका 17% आप चार्ज करेंगे और जो आंसर आएगा वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाईज एट 20% डिस्काउंट। अब ये जो 20% डिस्काउंट या किसी भी डिस्काउंट पे है, जरूरी नहीं 20% हो। ठीक है, ये तो सवाल में बार बार रिपीट हुआ ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 20% लिख दिया है। अगर जो है वो 25% है, ठीक है, अगर 15% है, जो मर्जी है रेट ऑफ डिस्काउंट। आगे आपने देखना कि लिखा क्या होगा। अगर उसने लिखा है नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, कि ये डिस्काउंट देना आपकी बिजनेस की नॉर्मल प्रैक्टिस है, अमूमी तौर पर आप ये डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, हर खासा हमको ये डिस्काउंट मिलता है। क्लियर होगी ना बात ये। तो उस सूरत में जो है वो आपने सिंपली जो इसकी वैल्यू होगी सेल की, वो वैल्यू यहां पर आपने लिखनी है, उसका 17% आपने टैक्स चार्ज करना है, जो आंसर आएगा इधर टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब यही बात उसने अगर इस तरह की हो कि टैक्सेबल सप्लाईज है 20% डिस्काउंट, और आगे उसने लिखा है कि नॉट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, कि ये डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं ये बिजनेस की नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, बिजनेस में आप ये नॉर्मली टैक्स जो ये डिस्काउंट है ये नहीं देते। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपने ग्रॉस अप वैल्यू करनी है। क्या करना है आपने? ग्रॉस अप वैल्यू। वो कैसे आएगी कि जो आपकी सेल प्राइस होगी उसको आप ज़रब करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 80 से, तो आपकी जो है वो ग्रॉस अप वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात ये। इसका जो आंसर होगा, मसलन आपने जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो ग्रॉस अप वैल्यू लेनी है, तो आपके पास जो है वो सेल प्राइस है 8000, इसको मल्टीप्लाई 100 करें और डिवाइड करें 80 से। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर जो है वो इधर आ जाएगा। सपोज कीजिए 10,000 आंसर आता है, ठीक है, तो ये आंसर आपने यहां पर लिखना है, उसके ऊपर फिर आपने रेट ऑफ टैक्स चार्ज करना है, जो आंसर आएगा उसको जो है वो यहां पर लिख देंगे। मेरी बात समझ आ गई। आपने 8000 पे चार्ज नहीं करना, इस पर आपने चार्ज नहीं करना, पहले इसको ग्रोसअप कर लेना है, ग्रोसअप करके फिर आपने जो है इसको करना है। अच्छा, यहां पर ये बात आ सकती कि ये डिवाइड 80 क्यों है। देखिए, आपने जब डिस्काउंट दिया था, आपकी एक सपोज की एक्स वैल्यू थी, उसमें से आपने जो है वो एक्स का 20% लेके माइनस किया था, ऐसे ही किया था ना आपने, 20% लेके माइनस किया था। अब इसको ग्रोसअप करना है, तो फिर वो पूरा मैथमेटिकली फार्मूला जो है वो आपने जो बीकॉम में पढ़ा हुआ है वो अप्लाई होगा कि जी एक्स में से हमने माइनस किया था 0.20, तो फिर हमारे पास सेल प्राइस आई थी। अब इसको लाके इधर डिवाइड करना है, ठीक है, वो क्या आएगा कि 1 माइनस 0.20, तो ये आ जाएगा 0.80, तो फिर इधर लाके इसको तकसीम करें तो ये सारा वो फार्मूला जो है वो बन जाता है। तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि आपने जब भी ग्रोसअप करना है तो आपने ये रेट ऑफ डिस्काउंट देखना है। जब भी आपने वैल्यू को ग्रोसअप करना है तो आपने रेट ऑफ डिस्काउंट देखना है। अगर यहाँ पे 20% है तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। वो कैसे
कि आपने ग्रोस अप वैल्यू करनी है, अगर कोई भी ग्रोस अप वैल्यू करनी है तो आपने सेल प्राइस, आपने एक सिंपल फार्मूला अपने जेहन में बना लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट। ये देसी फार्मूला सिंपल फार्मूला है कि अब यहाँ पर 100 से ज़रब और 100 से तकसीम करना है, लेकिन 100 ये जो डिवाइड वाला है उसमें से पहले आपने डिस्काउंट माइनस कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो 100 में से माइनस होगा 20, तो बाकी बचेगा 80, ठीक है। अगर यहाँ पर 25 होता तो 100 में से माइनस होना था 25, तो बाकी बचना था 75। तो ये आपका सिंपल फार्मूला है ग्रोस अप करने के लिए। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएट पर्सन, ठीक है। एसोसिएट पर्सन को जब आप चीजें सेल करेंगे तो उसकी वैल्यूएशन होगी ओपन मार्केट रेट के हिसाब से। जो ओपन मार्केट का रेट होगा उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन होगी, और जो उसकी वैल्यू होगी उसके ऊपर आप जो है वो रेट ऑफ टैक्स चार्ज करेंगे। जो वैल्यू होगी उसका 17% आप टैक्स लेंगे और वो इधर आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सप्लाईज टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी सिंपल जो है वो सीधा सीधा इस पे 17% चार्ज होना है। जितना भी आपकी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपने चीज़ें सेल की है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल की हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसका 17% लेंगे। टैक्सेबल सप्लाईज टू नीडी पर्सन, तो जो भी ये सप्लाईज होंगी वैल्यू इसकी आप लेंगे, उसका 17% जो है वो चार्ज होगा, तो ये इधर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक होगी बात ये? अच्छा, उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन में आपका होलसेलर आ सकता है, आपका रिटेलर आ सकता है, जो मर्जी आ जाए। रजिस्टर्ड पर्सन में किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन, उसने कहा कि जी टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड होलसेलर, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड रिटेलर, ठीक है, जो मर्जी कहा उसने। तो आपने आगे ये देख लेना है कि कैश बेसिस है या क्रेडिट बेसिस है, इसको भी आपने जो है वो एक ही तरीके से ट्रीट करना है। चाहे ये रजिस्टर्ड पर्सन को आपने कैश बेसिस पे सेल की है, चाहे क्रेडिट पे सेल की है, रेट ऑफ टैक्स आपका कितना है? 17% है। रेट ऑफ टैक्स कितना है? 17%। तो अगर उसने सवाल में क्या है कि टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड होलसेलर ऑन कैश बेसिस, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड रिटेलर ऑन कैश बेसिस, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड होलसेलर ऑन क्रेडिट बेसिस, जो मर्जी का है, रेट ऑफ टैक्स कितना है? 17%, ठीक है। उसके बाद जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, टैक्सेबल सप्लाईज टू रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो उसका भी रेट ऑफ टैक्स जो है वो कितना चार्ज होगा? 17%। तो जो इसका आंसर आएगा वो भी इधर टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये? तो ये था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का। अगर उसने जो है वो किसी भी रिटेलर को चीज़ें सेल की और वो रिटेलर जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बैठा है, तब भी रेट ऑफ टैक्स कितना है? 17% है। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज टू होलसेलर ऑन कंज्यूमर प्राइस, ऑन कंज्यूमर प्राइस। आपने होलसेलर को चीज़ सेल की है रिटेलर की प्राइस पर या कंज्यूमर की प्राइस पर, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जो है वो सेल प्राइस लेनी है, जो भी आपकी सेल प्राइस होगी, ठीक है, उसमें से सेल प्राइस में से आपने माइनस करना है सेल प्राइस का 17/117 लेके, 17/117 लेके। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक चीज़ की प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, आपने 100 रुपये की ये चीज़ सेल की है, तो आपने इधर वैल्यू जो है वो ये 100 नहीं लिखनी, बल्कि क्या करना है? पहले इस 100 में से माइनस करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 17 ओवर 117, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा है, कैलकुलेटर इसको जरा सॉल्व करो, कि अगर जो है वो सवाल के अंदर जो है वो उसने आपको दिया हुआ है कि आपकी जो है वो एक चीज़ की सेल प्राइस है 100, आपने इस 100 में से माइनस करना है 100 का 17/117 लेके, तो इस 100 में से माइनस करें, इसका जो आंसर आएगा ये आ रहा है 14.53 हो जाएगा। तो 100 में से ये माइनस करें 14, तो ये 85 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा। ठीक है, तकरीबन ये आंसर आपका बचता है। तो इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स चार्ज होगा 17%। मेरी बात समझ आ गई है कि आपने जब
होलसेलर को चीज़ें सेल की हैं और आगे लिखा हुआ ऑन कंज्यूमर प्राइस, तो उस सूरत में आपने जो उसकी सेल प्राइस होगी उसमें से सेल प्राइस का 17/117 लेके माइनस करना है। तो मैंने फर्ज किया कि 100 रुपये उसकी सेल प्राइस थी, तो 100 का 17/117 लेके उसमें से माइनस किया, जो बाकी बचेगा उस पर रेट ऑफ टैक्स 17% चार्ज होगा, वो वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसके ऊपर जब आप ये जो है वो चार्ज करेंगे 17%, तो जो आंसर आएगा वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाईज अंडर स्पेशल डिस्काउंट, टैक्सेबल सप्लाईज अंडर स्पेशल डिस्काउंट। तो अब इस सूरत में आपका जो एक फार्मूला यूज होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपने वैल्यू ऑफ सप्लाईज लेनी है। वैल्यू ऑफ सप्लाईज से मुराद क्या है कि जो आपकी चीजें उनकी सेल प्राइस आप लेंगे, ठीक है, चीजों की सेल प्राइस लेंगे, उसके अंदर आप जो है वो स्पेशल डिस्काउंट जो होगा इसकी आपने अमाउंट लिखनी है, स्पेशल डिस्काउंट की अमाउंट इसमें जमा कर देनी है, और फिर जो है वो आपने इसमें से नॉर्मल डिस्काउंट की जो है वो अमाउंट माइनस कर देनी है, नॉर्मल डिस्काउंट की अमाउंट माइनस कर देनी है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपकी एक चीज की सेल प्राइस है 1000, ठीक है, और वो आपने जो है वो स्पेशल डिस्काउंट पे दी है 800 की, स्पेशल डिस्काउंट पे दी है 800 की, कि जो उसकी नॉर्मल सेल प्राइस है वो है 1000 और आपने सेल की है 800 की, तो आपने स्पेशल डिस्काउंट कितना दिया है 200, वो इसमें जमा कर दें, और नॉर्मली आपका डिस्काउंट होता है फर्ज करें 100 रुपया, तो वो माइनस करें तो बाकी बचा 900। तो इस 800 की नॉर्मल सेल प्राइस में आपने वो स्पेशल डिस्काउंट 200 ऐड कर दिया, जो नॉर्मल डिस्काउंट था वो माइनस किया, तो ये बाकी बचा है। अब इसके ऊपर इस 900 के ऊपर जो है वो आप अपना रेट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो इधर टैक्सेबल होगा। ठीक होगी बात ये। अब यहां पर जो बात याद रखने वाली है कि वो नॉर्मल डिस्काउंट आपके पास कैसे आएगा, तो वो नॉर्मल डिस्काउंट आपने जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाईज होंगी उसके अंदर जो है वो आपने स्पेशल डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो ऐड करनी है, और इसके साथ जो है वो आपने नॉर्मल जो डिस्काउंट होगा उसका रेट मल्टीप्लाई कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं फर्ज कर रहा हूं कि हमने फर्ज किया था अपनी एग्जांपल के अंदर कि हमारी जो है वो चीज़ों की सेल प्राइस थी 800, स्पेशल डिस्काउंट था 200, से टोटल कितना होगा ये 1000, ठीक है। अब जो नॉर्मल डिस्काउंट का रेट था वो था 10%, तो इसका आंसर आ गया 100। तो ये आपकी नॉर्मल डिस्काउंट की जो है वो वैल्यू आ गई, नॉर्मल डिस्काउंट की ये वैल्यू आ गई। बात समझ आ गई। तो ये इसका जो है वो यहां पर ये तरीकेकार होगा। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, ये जब आपने सारी टैक्सेबल सप्लाईज कर ली 1 to 26, 1 से लेके 26 तक, इनको आपने यहां पर क्या करना है, टोटल कर लेना है। इनको यहां पर आपने टोटल कर लेना है। किसको टोटल करना है, ये जो आपका कॉलम होगा, ये वाला जो कॉलम है आपका, इस सारे कॉलम को 1 से लेके 26 तक आपने यहां पर जो है वो इसका टोटल कर लिया, यहां पे टोटल कर लिया। उस टोटल में से ये एक चीज माइनस हो जानी है, ठीक है। कौन सी चीज माइनस होनी है, क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। अगर सवाल के अंदर उसने दिया होगा क्रेडिट नोट इशू फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, क्रेडिट नोट का मतलब क्या है, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न। आपकी चीजें वापस भी तो होती है ना, आपने पढ़ा हुआ है ना अकाउंटिंग के अंदर कि जब हम गुड्स सेल करते हैं और ड्यू टू डिफेक्ट वो रिटर्न हो जाए तो वो सेल्स रिटर्न है। तो इस सूरत में जो आपने सेल्स टैक्स चार्ज किया वो भी तो रिटर्न होगा, तो उसको आप क्रेडिट नोट कहेंगे, ठीक है। एक डेबिट नोट होगा और एक क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न के ऊपर, तो लेस क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एट द रेट ऑफ 17%। इसमें भी याद रखना है कि इसके ऊपर जो आपने जो क्रेडिट नोट इशू किया है उसके ऊपर आपने रेट चार्ज करना है, ठीक है, कि रेट है उसका जो है वो एट द रेट ऑफ 17%, ठीक है बात। तो यहां पर जो है वो इसकी जो वैल्यू होगी क्रेडिट नोट की जो है वो आपने इशू किया उसका 17% लेके इधर से वो 17% आपने जो है वो माइनस करके बाकी रकम इधर लिख देनी है। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज है इसके ऊपर भी 17% लगेगा। जो आंसर आएगा इस टोटल में से वो माइनस करके बाकी रकम ये आ जाएगी। फिर इसके अंदर आपने जो है वो ऐड करनी है ये दो चीजें,
ठीक है, जिनके ऊपर 17% नॉर्मल रेट लगेगा और प्लस 3% एक्स्ट्रा रेट लगेगा लास्ट स्टेज पे, जब हम टैक्सेबल सप्लाईज टैक्स पेएबल निकालेंगे। पढ़ा था ना मैंने आपको जो लेक्चर 1 के अंदर जो बेसिक्स बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा 3% भी लगना है। तो यहाँ पर जो है वो उसका रेट ऑफ टैक्स 17% और प्लस 3% एक्स्ट्रा लगेगा लास्ट स्टेज पे। कौन कौन सी टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अब नॉन रजिस्टर्ड पर्सन में आपका रिटेलर, होलसेलर, जो मर्जी है, चाहे कैश है चाहे क्रेडिट बेसिस है, उसका टैक्स लेके इधर ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपने जो है वो सेल टैक्स शामिल करके जो चीज़ें आपने सेल की हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है वो इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स की सूरत में 19/119, ठीक है, उसका लेंगे और उसका जो है वो इधर मतलब वैल्यू माइनस कर देंगे। मसलन मैंने यहाँ पर कहा कि टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, जो इसकी वैल्यू होगी वो इधर लिखेंगे और इसकी वैल्यू इधर लिखेंगे। ठीक है, इनका टैक्स लेके इधर जो आंसर आएगा वो इधर आपने जो है वो क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जब ये ऐड करेंगे तो ये आपकी टैक्सेबल सप्लाईज वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारी बात समझ आ गई। तो ये था टैक्सेबल सप्लाईज का जो है वो हिस्सा। कल इसके बाद हमने जीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज दो पढ़नी है। जीरो रेटेड सप्लाईज वो कि जो 0% की, और एग्जेम्प्टेड जो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। मेजर ये पोर्शन था जिसके अंदर हमने डिस्कस करना था कि टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर हमने कैसे कैसे रेट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज करना है। तो आपने ये देखा है कि इनका जो नॉर्मल रेट है वो कितना है, 17% है, जिसके हिसाब से जो है वो आपने जो है वो टैक्स के ऊपर चार्ज करना है। सिर्फ जो चीज़ें याद करने वाली वो जिनके अंदर ये फार्मूले वगैरह यूज हो जाएंगे, उनको आपने जो है वो ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है। क्लियर होगी बात? ये कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे पूछेगा, कल इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।